दोस्तों हम लोग का साइंस चल रहा था, साइंस में हम लोग का जीव विज्ञान अभी स्टार्ट हुआ है, जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, क्या जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक है। इसका हर एक क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का आप लोग पृष्ठ नंबर चले जाइएगा, देखिए पृष्ठ नंबर चले जाइएगा 105 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का बुक है, बुक का पेज नंबर 105 पे चले जाइएगा, तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन मिलेगा, है ना। ये सब क्वेश्चन हम लोग एकदम सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे और एक ऑथेंटिक क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है बढ़िया से। और देखिए यहाँ पे ER अमृत स्टडी सेंटर पर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आप लोग को आसानी से ये सब PDF प्राप्त हो जाएगा और आसानी से आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, ठीक है। यानी हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, हम लोग का जो शरीर बना है बहुकोशिकीय यानी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, विसरण जो है क्यों अपर्याप्त है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दे रहा है, उत्तर में हम लोग का कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण इस कारण से अपर्याप्त है क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती, अतः विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता पूरी करने में पूर्ति नहीं कर सकती। कहने का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग बहुकोशिकीय जीव के बने हुए हैं, तो ये क्या हुआ है, बहुत कोशिका हम लोग का जो भी बहुत सारे कोशिकाएं हैं जो हमारे अंदर है ना, अंदर है। जैसे मान लीजिए हम लोग का फेफड़ा हुआ, है ना, हृदय हुआ, ये सब अंदर है। तो ये जो है डायरेक्ट जो है सीधे जो है हम लोग का वातावरण के संपर्क में नहीं है, कहने का मतलब वायु के संपर्क में नहीं है। और विसरण जो है कहाँ फैलता है, तो विसरण जो होता है वायु के अंदर फैलता है, और विसरण से वायु के अंदर फैलकर और हम लोग का जो भी चीज़ होता है, जो भी गैस होता है, गैस का आदान प्रदान करता रहता है। तो ये लोग डायरेक्ट जो है हम लोग विसरण द्वारा जो है सभी कोशिकाओं की आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर सकते, सभी कोशिकाओं के लिए। यही सिंपल वे में हम लोग को दे दिया गया है, ठीक है, सभी है ना, एकदम सिंपल वे में हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर हम लोग का 2 नंबर कह रहा है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो जीवों के समस्त संरचनाएं अणुओं से मिलकर बनी होती है, जीवों को अपनी संरचनाओं की मरम्मत जरूरी है, इसलिए इसमें हमेशा अणुओं की गतिशील रहने की क्षमता होनी चाहिए। स्पष्ट है कि जीवों को जीवित रहने का प्रमाण अणु की गति है। कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। तो पहला आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग का जो शरीर है जो बहुकोशिकीय जीव से बना हुआ है, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव से बना हुआ है, और प्रत्येक कण जो है अलग, ये जो है संरचनाएं जो है हम लोग का सभी अणुएं जो है गतिशील रहने की क्षमता होती है ना। हम लोग भी चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। स्पष्ट है कि जीवों में जीवित रहने की प्रमाण अणु की गति है। अणुओं की गतियों की वजह से, मान लीजिए रक्त ही है हम लोग का, रक्त अगर रुक जाता है, शरीर का अगर रक्त जो है एक जगह रुक जाता है तो क्या होता है, आदमी मर सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं ना हो पाएगा। तो ये सब जो है इसको, तो हम लोग इसमें जो है अगर हमारे लोग का शरीर में जो भी अणु जो है गतिशील अगर नहीं रहेंगे तो एक मृत्यु के समान हो सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह सिंपल वे में हम लोग इसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का क्या, कि किसी जीव द्वारा किस कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है उत्तर में कि किसी जीव द्वारा ऑक्सीजन, जल, भोजन जैसी कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। भोजन जीवों द्वारा ऊर्जा एवं पदार्थों के स्रोतों के रूप में उपयोग किया जाता है, और ऑक्सीजन जीवों को भोजन जैसे पदार्थ के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके लिए श्वसन करना पड़ता है। और जल जो है भोजन के पाचन तथा जैविक प्रक्रियाओं के लिए जल पिया जाता है। सिंपल वे में समझेंगे, अगर सिंपल वे में अगर हम लोग समझते हैं, ठीक है, सिंपल वे में, तो देखिए यहाँ पे जीवों को ऑक्सीजन, जल और भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, तो ऑक्सीजन अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले भोजन है, भोजन से हमको क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर लिखना चाहते हैं तो सिंपल वे में भोजन से हमें ऊर्जा, देखिए लिखा तो सब है लेकिन अपने मन से प्रयास करिएगा हर एक क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। भोजन कह रहा है ना, भोजन दिया है हम लोग का, तो भोजन सिंपल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हैं। तो बस सिंपल वे में हम लोग लिखेंगे भोजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, और इसके बिना कोई भी कार्य हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि भोजन के द्वारा ही हम लोग का शरीर भोजन के द्वारा ही हम लोग का शरीर इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और हर एक चीज़ को हम लोग कर सकने की कैपेसिटी हम लोग के पास होता है
है ना। तो सिंपल वे में भोजन को कुछ डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जीवों द्वारा भोजन जैसे पदार्थों को विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम लोग मान लीजिए खाना भी खाते हैं तो ऑक्सीजन अगर नहीं जाएगा तो उस भोजन का विखंडन नहीं कर सकता, यानी तोड़ नहीं सकता है, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन को जब टूटेगा ही नहीं तो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित नहीं होगा और हम लोग मतलब ऊर्जा ले भी नहीं सकते। इसलिए ऑक्सीजन हम लोग को आवश्यक है। और जल भी जो है हम लोग को आवश्यक है, क्योंकि भोजन के पाचन तथा जैविक प्रक्रियाओं के लिए जल पिया जाता है ना। जैविक प्रक्रियाओं के लिए भी भोजन का आवश्यकता होता है। तो सिंपल वे में ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इसको आसानी से समझिए दोस्तों कि प्रॉब्लम नहीं हो आप लोग को, और आप लोग अपने मन से बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। फिर हम लोग का समझ लीजिए अपने मन से लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवों के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो जीवों के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। जीवों के अनुरक्षण के लिए कोई भी जीव अगर जीवित रहता है तो उसको किन प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। तो एक नंबर पोषण तो जरूरत है, श्वसन करना भी, वहन करना भी और उत्सर्जन करना भी, है ना। अगर उत्सर्जित कोई भी पदार्थ नहीं करता है, उत्सर्जित कोई भी प्रक्रम, अगर मान लीजिए पोषण यानी खाना नहीं खाएगा तो उसको पोषण नहीं मिलेगा, श्वसन नहीं करेगा तो भोजन टूटेगा नहीं और उसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। वहन जो है, वहन अगर हम लोग मान लीजिए कि शरीर में जो हम लोग का यही है खून है, अगर वहन नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा तो आदमी मर भी सकता है। उत्सर्जन यानी कोई भी जीव अगर खाना खाता है तो उत्सर्जन करना जरूरी ही है। उत्सर्जन नहीं करेगा तो फिर कचरा जितना भी होगा उस शरीर में ही रह जाएगा और आदमी मरने का भी चांस बन सकता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग का उत्सर्जन बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पृष्ठ नंबर 3 का कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि श्वसन पोषण स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर क्या है। तो सिंपली स्वयं पोषण और विषम पोषण में अंतर निम्नलिखित है। स्वयं पोषी पोषण में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा जल की उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वयं पोषी कहते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु क्या पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वयं पोषी कहते हैं। विषम पोषी हम लोग भी हो गए जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कह रहा है कि लेकिन विषम पोषी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते, ये दूसरों के बनाए हुए भोजन को खाते हैं। जैसे हम ही लोग हुआ, हम लोग क्या हुए, विषम पोषी हुए। क्यों? क्योंकि देखिए विषम पोषी क्यों हुए, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ से ही हम लोग का चावल निकलता है ना, छोटा पेड़ पौधा से ही हम लोग को ये गेहूँ निकलता है ना। तो हर एक चीज़ के लिए हम लोग पेड़ पौधों पर आधारित है, या मांस मछली पर आधारित है। तो हम लोग विषम पोषी हुए, ठीक है। और स्वयं पोषी केवल पेड़ पौधे ही हैं जो खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्वयं पोषण। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वयं पोषी, और जो अपना भोजन दूसरे पर जो अपना भोजन तैयार स्वयं नहीं करते, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विषम पोषी कहते हैं, सिंपल वे में। उसके बाद लिखते हैं कि ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये अपने आप पर निर्भर रहते हैं। और विषम पोषी जीव जो है पादपों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, सिंपल वे में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री वातावरण से प्राप्त करते हैं। जैसे किस तरह, तो क्लोरोफिल एक नंबर क्लोरोफिल पादपों की हरी पत्तियों में वर्तमान रहता है। क्लोरोफिल जो होता है पादपों की हरी पत्तियों में उपस्थित होता है, ठीक है। कोई भी पूछेगा क्लोरोफिल कहाँ है उपस्थित होता है, पत्तियों में उपस्थित होता है। प्रकाश वे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। पौधे वातावरण से अपनी पत्तियों के रंध्र द्वारा, यानी पत्तियों में छिद्र होता है, नीचे देखिएगा तो हल्का हल्का छिद्र दिखेगा, है ना, पूरा दिखता नहीं है लेकिन उसमें छिद्र होता है, जिसमें CO2 वो लोग ग्रहण करते हैं। और पौधों के जड़ों द्वारा वो मिट्टी से क्या लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, है ना, और खनिज लवण लेके और अपना भोजन बनाते हैं, सिंपल वे में। फिर हम लोग का देखिए, फिर हम लोग का कह रहा है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे आमाशय में उसकी भीति होती है, उसमें जठर ग्रंथियाँ उपस्थित है जिससे अम्ल निकलता है। यह अम्ल पेप्सिन एंजाइम की अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह भोजन की उपस्थिति में जीवाणुओं को नष्ट भी करता है। हमारे आमाशय में अम्लों की भूमिका क्या है। अम्ल, देखिए अम्ल, हमारे आमाशय में अम्ल क्या करता है, सबसे पहले सिंपल वे में समझिएगा। हमारे आमाशय में जो है अम्ल क्या करता है, जिसको हम लोग कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पूछेगा कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो हमारे आमाशय में HCl होता है। सिंपल वे में अगर हम लोग लिखना चाहें हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका ये होता है कि ये क्या करता है, भोजन को पचाने के काम में करता है, भोजन को पचाने के लिए करता है। अम्ल जो है भोजन को पचाने के काम में आता है, या है ना,
भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट भी कर देता है। भोजन में अगर मान लीजिए कोई भी जीवाणु अगर जो हानिकारक जीवाणु है ना, अगर मान लीजिए भोजन के द्वारा हम लोग के शरीर में पहुंच गया तो ये हम लोग जो है क्या करता है, उनको मार देता है। तो सिंपल वे में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा लिखने का, बस सिंपल समझिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, कह रहा है हम जटिल पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पाचक एंजाइम इन जटिल पदार्थों को छोटे छोटे सरल अणुओं में बदल देते हैं, इसलिए आवश्यक होता है कि सरल अणुओं के क्षुद्रांश द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाचन एंजाइमों की हमारी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण साधन है। कहने का मतलब क्या हुआ, पाचक एंजाइम जो होता है, कभी भी देखिए भोजन जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, वो कठोर होता है, थोड़ा सा है ना, कठोर होता है। तो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं मुंह के द्वारा, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले दांतों के द्वारा तो छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तोड़ के उसको फिर हम लोग अंदर जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा कठोर के रूप में रहता है। तो पाचक एंजाइम क्या करता है, उनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में और क्या करता है, देखिए आवश्यक सरल क्षुद्रांशों में आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं, वे छोटे छोटे सरल अणुओं में बदल देता है। पाचक एंजाइम क्या करता है, जटिल पदार्थों को क्या करता है, जटिल पदार्थों यानी कठोर पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है और उसको उसके बाद आसानी से हम लोग क्या करता है, उसको आसानी से हम लोग पचा सकते हैं, इसलिए पाचक एंजाइम का कार्य होता है। हम लोग ऐसे भी सिंपल वे में लिख सकते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांशों को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। पचे हुए भोजन को अवशोषण करने के लिए क्षुद्रांशों को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। तो पचे हुए भोजन को आवश्यक क्षुद्रांश में होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांश में होता है। इसकी संरचना उंगलीनुमा होती है, इसे दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण करने और पुराने ऊतकों को मरम्मत करने में होता है। अब देखिए पचे हुए भोजन का अवशोषण के लिए क्षुद्रांश को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो क्षुद्रांश में होता है। सिंपल, सबसे पहले पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो क्षुद्रांश में होता है। यह किस आकृति का होता है, तो यह उंगलीनुमा होता है, जिसे हम लोग दीर्घरोम भी कहते हैं, यानी क्षुद्रांश को क्या कहते हैं, दीर्घरोम भी कहते हैं। यह अवशोषण को सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, यह अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। जब हम भोजन करते हैं तो क्या करता है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। और दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं का बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषण करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। ये क्या करता है, क्षुद्रांश जो होता है क्या करता है, भोजन को अवशोषित कर लेता है और इसके शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचा देता है और इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने और क्षुद्रांशों जब हम लोग भोजन को प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचा देता है तो क्या होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है और नए ऊतकों का निर्माण करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं और पुराने ऊतकों को मरम्मत करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो एकदम सिंपल वे में ऐसे अगर आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का 116 पेज का। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेंदी होते जा रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 116 वाला पेज को एकदम सिंपल वे में इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसको पूरा बढ़िया से डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी वीडियो हमको लग रहा है कि लेंदी हो जाएगा, है ना, 4 लेंदी हो जाएगा क्या, देख लेते हैं। नहीं हो तो ये पढ़ा देते हैं, कम से कम ये पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं 116 पेज वाला देख लेते हैं। देखिए 116 पेज वाला देख लीजिएगा। कह रहा है कि शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्तरीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्तरीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। देखिए जो जीव जल में रहते हैं वह जल में विलय O2 यानी जल में घुले जो होता है O2 का उपयोग करते हैं। जो भी मछली होती है या कोई भी जीव अगर रहता है तो वो क्या करता है कि जल में, देखिए जल में हम लोग का क्या होता है, जल का फार्मूला क्या होता है, तो H2O होता है ना, H2O जल का फार्मूला होता है। इसमें जो ये ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, इसी ऑक्सीजन के द्वारा क्या करते हैं जलीय जीव यानी मछली जो है क्या करते हैं, ये जो है अपना इसी से ऑक्सीजन खींच के और ऑक्सीजन सांस लेने में उपयोग करते हैं। तो वही कह रहा है कि जो जीव जलों में रहते हुए जल में विलय यानी जल में घुले O2 का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, उसमें जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीव की श्वसन दर स्तरीय जीव की अपेक्षा द्रुत गति से होती है। वो लोग क्या करते हैं, जल्दी सांस लेते हैं, क्या करते हैं, जल्दी सांस लेते हैं। कह रहे हैं इसलिए जलीय जीव की श्वसन दर स्तरीय जीव की अपेक्षा द्रुत गति से होती है ना, जल्दी करते हैं वो लोग। स्तरीय जीव कह रहा है स्तरीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं।
है ना, भिन्न भिन्न जीवों के द्वारा, जैसे वही मछली हुआ गलफड़ के द्वारा लेता है, हम लोग किसके द्वारा लेते हैं, नाक के द्वारा यानी फेफड़ा के द्वारा हम लोग लेते हैं, है ना, अनाक के द्वारा। ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित किया जाता है। सभी अंगों की एक संरचना होती है जो उनके सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। स्थलीय जीव ऑक्सीजन बहुल्य वायुमंडलों के संपर्क में रहता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, सबसे पहले इसको लिखना है तो एकदम आसानी से लिख सकते हैं क्या, कि जलीय जीव जो है जल में घुले हुए ऑक्सीजन से, जलीय जीव जो है जल में घुले हुए ऑक्सीजन से जल में घुले हुए ऑक्सीजन से प्राप्त करते हैं और सांस लेते हैं। लेकिन स्थलीय जीव क्या होते हैं कि सिंपली जो है वातावरण में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है, उसके द्वारा सांस लेते हैं। और ये जलीय जीव जो होता है क्या करते हैं, जलीय जीव क्या करते हैं कि जलीय जीव, देखिए अपने भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा, है ना, पढ़ के उसके अपने भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन ठीक से बना सकते हैं हम लोग। जलीय जीव क्या होता है कि जलीय जीव जो होता है गलफड़ के द्वारा सांस लेते हैं और उनका जो है द्रुत गति से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा उसमें क्या होती है, जल में कम होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जल्दी से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जल्दी से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और ऑक्सीजन जो है भिन्न भिन्न अंगों में अवशोषित किया जाता है, भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित किया जाता है। और स्तरीय जीव कहा जाए, स्तरीय जीव जो होता है ऑक्सीजन का बाहुल्य यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो होता है वायुमंडल के संपर्क में रहता है। इसलिए सिंपल में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अपने मन से बनाने का प्रयास करिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 2 नंबर, कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के भिन्न पथ क्या है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। तो पहले चरण में ग्लूकोज के 6 कार्बन वाले अणु के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडित हो जाता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। इसके बाद पाइरूवेट एथेनॉल तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद पाइरूवेट का विखंडन विभिन्न जीवों के निम्नलिखित तरीकों से होता है। अवायवीय शोषण, वायवीय शोषण, ऑक्सीजन की कमी। इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अवायवीय शोषण क्या होता है। अवायवीय शोषण होता है कि यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय, देखिए पहले ही करा है, यह वायवीय यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। करा यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट द्वारा होता है। ठीक है, अवायवीय शोषण यानी किण्वन, यानी कोई भी चीज़ किण्वन करा के ये कराया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो जैविक खाद बनाते हैं तो उसमें ये केंचुआ को डाल देते हैं, तो ये अवायवीय शोषण हो सकता है। ठीक है, वायवीय शोषण यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसे वायवीय शोषण कहते हैं। इसमें पाइरूवेट का विखंडन होता है। यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है और इसमें ऊर्जा का उत्पादन अवायवीय की तुलना में अधिक होता है। ऊर्जा जो होता है इसमें क्या होता है, अधिक होता है इसमें। फिर ऑक्सीजन की कमी होता है। ऑक्सीजन की कमी कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी पेशियाँ कोशिकाओं में अत्यधिक व्यायाम के कारण ऑक्सीजन का आभास होता है तो पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यह पाइरूवेट एक अन्य कार्बन वाले अणु के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब देखिए, कभी कभी कोई भी आदमी जो होता है क्या करता है कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक व्यायाम कर लेता है ना, तो ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। पाइरूवेट के विखंडन के लिए क्या करता है, दूसरा पथ अपनाया जाता है और ये जो है लैक्टिक अम्ल जो होता है, देखिए लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। लैक्टिक अम्ल में जो होता है पाइरूवेट जो होता है किसमें, अन्य कार्बन वाले अणु यानी लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं दर्द हो जाता है, ज़्यादा हम लोग करते हैं तो क्या होता है, घुटनाओं में या ये जो है केहुनी हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। कोई भी पूछेगा कि दर्द जो होता है किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग का यहाँ पे ये सिंबल दिया है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। सिंपल है ये, देखिए यहाँ पे बता दिया है ऑक्सीजन का ईस्ट में मांसपेशी ऑक्सीजन इसे कर रहा है। फिर हम लोग का इतना 22 पेज वाला से हम लोग नेक्स्ट में वीडियो बनाएंगे। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है ये, उसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। 1 नंबर ऑक्सीजन में परिवहन हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जो फेफड़ा में पहुंची हुई वायु में से ऑक्सीजन लेकर ऊतक तक ले जाती है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका यानी जो हम लोग का आरबीसी है ना, रक्त आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स जो होता है ना, रेड ब्लड कार्पल्स हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और ये जो फेफड़ों में पहुंची हुई वायु को ऑक्सीजन वायु से ऑक्सीजन को लेकर ऊतकों तक पहुंचाता है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, तो यही क्या होता है, रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका यानी जो हम लोग का जो खून जो होता है, ब्लड जो होता है, वही हीमोग्लोबिन की सहायता से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है हर एक शरीर तक हम लोग को ऊतकों तक ले जाता है जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, जिसका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड जल
से अधिक विलय, जल में अधिक विलय होता है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर के विलय अवस्था में होता है। यह नसा द्वारा होकर बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। फिर हम लोग का कह रहा है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे कल्पित किया गया है ना, किया जाता है। यानी अधिकतम फुसफुस यानी फेफड़ा होता है। फुसफुस मतलब क्या होता है, मानव फुसफुस यानी मानव का फेफड़ा होता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि फेफड़ों के अंदर का गर्म मोटी मोटी नलिकाओं में विभाजित होती है। फेफड़ों के अंदर का मार्ग जो है छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है। छोटी छोटी नलिका होती है जो विभाजित होती है, जिसे श्वसनी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। यह आगे श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा गुब्बारे के समान रचनाओं में मिलता है, जिन्हें कुपिका कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कुपिका। कुपिकाओं की भित्तियों में रुधिर वाहिकाओं का बड़ा जाल होता है और कुपिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है, जिससे बहुत सारे रक्त वाहिकाएं होती है, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान आसानीपूर्वक होता है। तो इसको आसानी से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आप लोग को याद करने का कुछ याद करने वाला है, उसको याद करना ही पड़ेगा। उसको हम लोग केवल लिख के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ के तो कुछ समझ सकते हैं और कुछ याद कर सकते हैं। तो हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 करके देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 122 पेज का जो है हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में ये सब मिल जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आसानी से आप लोग का हर एक क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया जा रहा है और कर दिया जाएगा पूरा चीज़। ठीक है, इसलिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। एक लाइक जाते जाते दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।